सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस वीडियो के अंतर्गत मैंने जिन जिन किताबों से सोर्स लिया है दोस्तों, वो है बप्पा रावल के ऊपर लिखी हुई मनु शर्मा की पूरी किताब दोस्तों, आपके गौरीशंकर हीराचंद ओझा का दोस्तों उदयपुर का इतिहास है दोस्तों, उससे लिया गया है। उसी के अंतर्गत दोस्तों मुनोत नैन्सी के द्वारा लिखी गई ख्यात के अंतर्गत से कोड उन्होंने लिया है दोस्तों, और वहीं आपके कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा लिखी गई राजस्थान की किताब के अंतर्गत से भी कुछ अंश हमने यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत शामिल किए गए हैं दोस्तों। ये मेरे स्वयं के कोई विचार नहीं है, इतिहास से संबंधित किताबों को पढ़ने के बाद ही और उनका विश्लेषण करने के बाद ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूं दोस्तों। इसलिए यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर ले दोस्तों। बप्पा रावल यानी कि कालभोज, जिसके बारे में हम राजस्थान के इतिहास में बहुत जबरदस्त बातें पढ़ते हैं दोस्तों। आज इस वीडियो के अंतर्गत पूरा का पूरा इतिहास जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। किस किताब में क्या लिखा हुआ है, क्यों इतिहासकार उनके इतिहास को विवादास्पद मानते हैं दोस्तों, क्या क्या कहानियां उनके संबंध में प्रचलित है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मनु शर्मा द्वारा लिखी गई बप्पा रावल की जीवनी दोस्तों, जिसके अंतर्गत वो इतिहास प्रारंभ करते हैं दोस्तों एक ईडर नाम के स्थान से, जहां की बताया गया है कि जो बप्पा रावल के पिता हैं दोस्तों वो ईडर के शासक थे। हालांकि जो आपके गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, उन्होंने ईडर पे भी विवाद खड़ा किया है कि ये ईडर से नहीं थे, क्या इनके पिताजी का नाम था। सारी की सारी बातें हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा कहानी को जान लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों होता क्या है कि जो ईडर के शासक थे, जहां पर इनके पिताजी का नाम बताया गया है दोस्तों महेंद्र द्वितीय। अब महेंद्र द्वितीय जो कि इनके पिताजी थे, वहां के भील जो समुदाय थे दोस्तों, उनसे उनका विवाद हो जाता है और वहां के जो भील समुदाय थे एक दिन इनके पिताजी की हत्या कर देते हैं दोस्तों, और राजवंश के अंदर सबको मार डालने की चेष्टा से किले के ऊपर हमला कर देते हैं दोस्तों। वहीं इनकी माताजी जौहर करती है दोस्तों, और इनको एक ब्राह्मणी जिसका नाम तारा था दोस्तों, उसके हाथों किले से गुप्त रास्ते से बाहर भिजवा दिया जाता है दोस्तों। तारा ब्राह्मणी के बारे में आगे कहानी बताई गई है दोस्तों कि तारा ब्राह्मणी इसको लेकर जंगलों में भटकती हुई एक भील समुदाय के पास पहुंचती है दोस्तों, जहां एक भील को वो कुछ सोने की मोहरें और बाकी की चीजें देकर उसकी और खुद बाल भोज यानी कि वो भोज उस नाम से पुकारा करती थी बप्पा रावल को उस वक्त उनकी रक्षा करने के लिए कहती है दोस्तों। जब वो उसकी रक्षा करने के लिए कहती है तो वो भील उसको जादव नाम के एक व्यक्ति यानी कि जो भील समुदाय का मुखिया था दोस्तों, उसके पास लेकर जाता है और जादव उनको लेकर भांडेर चला जाता है दोस्तों। अब भांडेर एक जगह है दोस्तों, एक किला है जहाँ के कहने का मतलब वहां पे भी एक शासक रहा करता था, छोटा एक सैनिक छावनी आप कह सकते हो दोस्तों। और उस भांडेर में तारा और भोज कुछ समय व्यतीत करते हैं दोस्तों। जिस समय ये किले से भागे थे दोस्तों, उस वक्त जो भोज की उम्र थी वो 3 वर्ष बताई गई है दोस्तों। और धीरे धीरे कुछ समय निकलने के पश्चात जो भील समुदाय के लोग थे जो ईडर से आए हुए थे, वो इनकी खोज में उस भांडेर के किले तक भी पहुंच जाते हैं दोस्तों। उस समय वापस से तारा इसको लेकर जादव की सहायता से एक भील समुदाय के पास वापस से पहुंचती है दोस्तों। और ये जो भील समुदाय बताया जाता है, ये अरावली की पहाड़ियों में नागदा के आसपास बताया जाता है दोस्तों। वहीं जो तारा है उसकी मुलाकात दोस्तों वापस से इनके जो ईडर का राज पुरोहित था दोस्तों, उससे होती है, और राज पुरोहित इनको बाकी की कहानी पूरी बताता है कि राज्य में आगे क्या चल रहा है दोस्तों। और तब तक भोज बड़ा हो चुका था और वो लोगों की गाय चराने का काम किया करता था दोस्तों। अब गाय चराते चराते उसकी अवस्था लगभग 10-12 साल की हो जाती है दोस्तों। और एक दिन राजपुरोहित इसको जब नागदा ये आई जाते हैं तो राजपुरोहित ये कहकर छोड़कर चला जाता है कि कुछ समय में बाद वापस आऊंगा और राज्य की क्या परिस्थितियां है, भोज को कब राजा बनाया जा सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन तारा और भोज जिस ब्राह्मणों के गांव में रहते थे दोस्तों, वहां पर एक अनंगपाल नाम का ब्राह्मण भी रहा करता था और उसकी एक गाय थी दोस्तों श्यामा। अब भोज उस गाय को रोज चराने के लिए लेकर जाया करता था दोस्तों। जब भोज उस गाय को लेकर चलाया जा करता और शाम के समय गाय लौटती तो बाकी गायों का तो दूध बिल्कुल ठीक था, लेकिन जो श्यामा नाम की गाय थी दोस्तों अनंगपाल की, उसका दूध अनंगपाल प्राप्त नहीं कर पाता था। तो अनंगपाल को शक हुआ कि शायद भोज उसकी गाय का दूध पी जाता है। उसने उसकी शिकायत तारा से भी की, अन्य गांव वालों से भी की। जब इस बात का पता भोज को लगा दोस्तों तो वो काफी दुखी हुआ और उसने तय किया कि आज मैं इस श्यामा गाय के ऊपर
पूरी की पूरी नजर बना के रखूंगा दोस्तों जब वो श्यामा गाय के ऊपर नजर बनाता है तो वो देखता है कि श्यामा गाय शाम होते ही कुछ समय के बाद गायों के टोल से अलग जाती हुई एक गुफा के अंदर प्रवेश कर जाती है दोस्तों। और उस गुफा के पीछे पीछे, गाय के पीछे पीछे भोज भी उस गुफा में प्रवेश कर जाता है। वहां वो देखता है कि एक कचरे के कूड़े के ऊपर, या फिर दो कहानियां यहां पर देखने को मिलती है दोस्तों। एक कहानी तो कहती है कि गाय अपना दूध उस कचरे के कूड़े के ऊपर डाला करती थी, और एक कहानी मिलती है कि एक महात्मा था जो कि उस गाय का दूध निकाला करता था दोस्तों। उस महात्मा को तपस्या में तल्लीन देखकर भोज ने अपना सर उस महात्मा के चरणों में रख दिया दोस्तों। जब उसकी समाधि टूटती है तो वो भोज को लिंग का दीवान कहकर पुकारते हैं दोस्तों ये वही ऋषि है जिसकी दंत कथा काफी लंबे से चली आ रही है, जिसको आप हरित ऋषि के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अब ऐसा कहा जाता है कि काफी लंबे समय तक जो भोज है इस हरित ऋषि की सेवा करता रहा दोस्तों। इसको गाय का दूध और बाकी की जो भी सुख सुविधाएं चाहिए थी वो हरित ऋषि के लिए लाता रहा दोस्तों। इधर जो हमारे बप्पा रावल यानी कि जो भोज है उनकी उम्र बढ़ती जाती है दोस्तों। इन्हीं के एक समकालीन दोस्तों चित्तौड़ के राजा हुए थे, राजा मानमोर सिंह दोस्तों। अब ये मानमोर सिंह दोस्तों क्या था, अधिकतर इतिहासकारों ने तो लिखा है कि इनसे इन्होंने किला छीन लिया था, लेकिन अगर हम बात करें मनु शर्मा की दोस्तों, तो जो मनु शर्मा लिखते हैं उसके अनुसार राजा मानमोर सिंह जो था वो इनका मामा था दोस्तों। तो कुछ समय के पश्चात भोज उस समय चित्तौड़गढ़ के राजा के पास चला जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब भोज 10-12 साल की उम्र में था और जब ये गाय चराया करता था तो उसी समय नागदा का एक राजा था दोस्तों, राजा कौशिक। हालांकि इसको गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बिल्कुल खंडित कर दिया है कि इस प्रकार का कोई भी राजा उस समय नागदा में नहीं था दोस्तों, लेकिन इन्होंने बताया है मनु शर्मा ने अपनी किताब के अंदर, और ये दंत कथा भी चली आ रही है कि राजा कौशिक भी एक राजा था जिसकी पुत्री से खेल खेल में राजा भोज ने यानी कि काल भोज बप्पा रावल ने विवाह कर लिया था दोस्तों। जब काल भोज चित्तौड़गढ़ पे चला जाता है दोस्तों, उससे पहले की कहानी है कि हरित ऋषि इनको, जब हरित ऋषि अपना संन्यास ग्रहण कर रहे होते हैं, समाधि ले रहे होते हैं, तो इनको बुलाते हैं दोस्तों। अब इस जगह तीन कथाएं निकल कर आती है दोस्तों। सबसे पहले हम मनु शर्मा वाली कथा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि हरित ऋषि ने इनको बुलाया था कि आज मैं शाम को समाधि लूंगा तो तुम भी आ जाना, मुझे तुम्हारे लिए कुछ देना है दोस्तों। अब दोस्तों होता क्या है कि यह 3 कथाओं की अगर बात करें तो मनु शर्मा लिखते हैं कि हरित ऋषि जाते वक्त इनको आशीर्वाद देकर जाते हैं कि तुम इतने बड़े प्रतापी राजा बनोगे, तुम जाकर चित्तौड़गढ़ को जीत लो और तुमसे कोई भी राज्य को नहीं छीन पाएगा दोस्तों अगर बात करें वहीं हम मुनोत नैणसी के बारे में, तो मुनोत नैणसी इसके बारे में लिखते हैं कि जब काल भोज उस जगह पहुंचा तो जो हरित ऋषि का विमान था दोस्तों वो काफी ऊंचाई पर उठ चुका था। और ये दंत कथाएं हैं दोस्तों, कहानियां हैं जो किताबों से ली गई है, मेरा इसमें कोई भी खुद का मत नहीं है दोस्तों। कि जब उसने हरित ऋषि का हाथ को पकड़कर खींचना चाहा तो हरित ऋषि का जो शरीर है दोस्तों वो 20 हाथ लंबा हो गया दोस्तों। और जो हरित ऋषि थे वो इसके मुंह में कुछ चावल थे दोस्तों, उनको थूकना चाह रहे थे आशीर्वाद के रूप में, लेकिन हरित ऋषि उनके मुंह में नहीं थूक पाते हैं और वो चावल उसके पैरों पर गिर जाते हैं दोस्तों। तो हरित ऋषि जाते वक्त ये कहकर जाते हैं कि अब तेरे से मेवाड़ का राज्य तेरे पैरों के रहते नीचे से कोई भी नहीं खींच पाएगा दोस्तों। भाई दूसरी बात करें कर्नल जेम्स टोड की दोस्तों, तो कर्नल जेम्स टोड यहां पर लिखते हैं कि हरित ऋषि ने काफी लंबे समय तक देवी की तपस्या की थी। उन्होंने देवी से वरदान मांगा कि इस बच्चे को मेवाड़ का राजा बनाया जाए। तब उन्होंने कहा कि आप महादेव को प्रसन्न कीजिए और महादेव ही इनको आशीर्वाद देंगे दोस्तों। हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल को महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हरित ऋषि ने ही उनको बताया कि 15 करोड़ सोने की मोहरें उस जगह पर गड़ी हुई है, उन्हें निकाल लो, सेना एकत्रित करो और जाकर मेवाड़ पर आक्रमण करो दोस्तों। ये सारी कहानी आप लोगों को मुनोत नैणसी, मनु शर्मा, कर्नल जेम्स टोड की किताबों में देखने को मिल जाती है दोस्तों बात करें इनके पिताजी के बारे में क्या विवाद चल रहा है, तो देखिए दोस्तों अगर बात करें गौरीशंकर हीराचंद ओझा की तो वो क्लियर बोलते हैं कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी नागादित्य नाम का राजा ईडर का नहीं था। पहली बात तो ईडर नाम का राज्य था ही नहीं। वो मानते हैं कि बप्पा रावल के काफी लंबे समय पूर्व से ही इनका जो राज था वो मेवाड़ था दोस्तों, और इनकी राजधानी नागदा हुआ करती थी दोस्तों। तो वो पूरे तरीके से बप्पा रावल के ईडर से आने और पिताजी के नागादित्य होने की खबरों का
खंडन करते हैं। वो कहते हैं ये एक विशेष प्रकार की दंत कथा है और काफी लंबे समय से चली आ रही है दोस्तों। उन्होंने कर्नल टॉड के इतिहास के बारे में भी यहां पर लिखा है कि कर्नल टॉड ने भी उन्हीं पुराने चारणों और भीलों से इनकी कहानियों को सुना और अपने ग्रंथ में ज्यों के त्यों उतार दिया दोस्तों, इसलिए इसे भी इतिहास पूरक नहीं माना जा सकता है दोस्तों कर्नल टॉड ने कहा है कि उन्हें एक सिक्का जो कि अजमेर से प्राप्त हुआ था, उसमें एक तरफ बापा और दूसरी तरफ त्रिशूल, दंडवत करते हुए व्यक्ति का चित्र, महादेव, सूर्य की छत्र, इस तरीके का एक सिक्का प्राप्त हुआ है दोस्तों। इस तरीके से जो बप्पा रावल है दोस्तों, उनके इतिहास के बारे में अनेक कथाएं भी प्रचलित है, जैसे कि जब वो चित्तौड़गढ़ के राजा बन जाते हैं राजा मान मौर्य सिंह को हराकर, तो उसके पश्चात वो सिंध जीत लेते हैं दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम से। दोस्तों उनके बारे में यह भी कथाएं की जाती है कि जो पाकिस्तान का रावलपिंडी है दोस्तों, वो रावलपिंडी जो है बप्पा रावल के नाम पे ही रावलपिंडी उसका नाम पड़ा हुआ है दोस्तों। ऐसा भी कहा जाता है और अनेक इतिहासकारों ने लिखा है कि बप्पा रावल ने अनेक सिंधु प्रांतों को जीतने के पश्चात अपनी जो एक सैनिक छावनी थी दोस्तों, वो रावल के अंदर पिंडी के अंतर्गत स्थापित की थी दोस्तों बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है कि वो दो भैंसों की बकरी बलि एक बार में दे दिया करते थे दोस्तों। 35 मन का वो को खुनक पहना करते थे दोस्तों। दूसरी बात उनके बारे में कहा जाता है कि 100 पत्नियां उनके थी, जिनमें से लगभग 30 से 35 पत्नियां मुस्लिम थी, जिन्होंने अलग अलग राजाओं को जीतकर हासिल किया था दोस्तों। अगर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के इतिहास की बात करें तो उन्होंने क्लियर कहा है कि बप्पा रावल से संबंधित कोई भी इतिहास पूरक जानकारी उपलब्ध नहीं है जिस पर विश्वास किया जा सके। ये एक विशेष प्रकार की दंत कथाएं हैं जो कि काफी लंबे समय से चली आ रही है दोस्तों बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 20 वर्ष शासन किया और इसके पश्चात उन्होंने समाधि ले ली। इनका जो समाधि स्थल है वो एकलिंग मंदिर से 1 मील दूरी पर बना हुआ है दोस्तों। उसी तरीके से इसके पश्चात इनका पुत्र, जिसका नाम खुमाणा या खुमाण मिलता है दोस्तों, जो कि कर्नल टॉड ने इसके बारे में इतिहास लिखा है, लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि इसके बारे में भी कोई विस्तृत इतिहास देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। ये इतिहास पूरक नहीं है, इसलिए बप्पा रावल का जो भी इतिहास है दोस्तों, उसको पूर्ण रूप से सत्यता के साथ नहीं जाना जा सकता। ये कहते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा दोस्तों अपनी किताब के अंतर्गत। अब आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अन्य प्रकार की किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।